नमस्कार दोस्तों, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:15 पर सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में समिट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम उद्घाटन क्षेत्र को संबोधित भी करेंगे। समिट में शामिल होने के लिए उद्योगपति गौतम अडानी रविवार शाम जयपुर पहुंच गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर में सभी उद्योगपतियों को स्पेशल नाइट डिनर पर भी इन्वाइट किया। यहाँ सभी को राजधानी व्यंजन परोसे जाएंगे। उद्घाटन क्षेत्र में देश के जाने माने उद्योगपति, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, 5000 से अधिक निवेशक, कारोबार और व्यापार जगत के अधिकारी, डेलीगेट्स और अन्य प्रतिभागी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन क्षेत्र की शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा के स्वागत भाषण से होगी। अपने स्वागत भाषण में सीएम भजनलाल शर्मा राज्य सरकार का एजेंडा और अगले 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में बताएंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सरकार ने करीब 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आने का दावा किया। पीएम मोदी इस मौके पर समिट में लगाई गई राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। एक्सपो में राजस्थान पेविलियन, कंट्री पेविलियन, स्टार्टअप पेविलियन, प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, पीएसए, प्रमुख भारतीय और वैश्विक व्यापार समूह द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी राजस्थान की अपार संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा ताकतों के बारे में जानकारी देगी। वहीं व्यवसाय के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने वाले राज्य की प्रगतिशील नीतियों को भी प्रदर्शित करेगी। 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट में कंट्री सेंसस, देश भर सेंसस के साथ प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव, एमएसएमई कॉन्क्लेव और 12 क्षेत्रों के लिए थीमेटिक किसी सब्जेक्ट से संबंधित क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देश और दुनिया के कई विशेषज्ञ, उद्योग और व्यापार जगत के शीर्ष अधिकारी, केंद्र और राजस्थान सरकार के अधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान संबंधित विषय में जुड़ी प्रमुख चुनौतियां, तकनीकी परिवर्तनों और उभरते अवसरों पर चर्चा की जाएगी। आज की दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों सुर्खियों में जयपुर के मेष नगर की महिला इंस्पेक्टर के साथ 3 दिसंबर को उनके विवाद का एक वीडियो सामने आया था। इसी विवाद के दौरान एक और वीडियो आज सामने आया है। इसमें उस मकान की मालकिन मंत्री पर भड़कते हुए दिख रही है जहां वे आधी रात को पहुंचे थे। महिला किरोड़ीलाल मीणा इससे कह रही है कि आप मंत्री हो भी, मैं भी पार्षद रह चुकी हूं। दरअसल महिला सीआई कविता शर्मा पर मंत्री की नाराजगी से गुस्सा हो गई थी। महिला का आरोप था जिन लोगों को मंत्री बचा रहे हैं वे उनसे परेशान है और पहले भी उन्हें समझा चुकी है। इस विवाद में किरोड़ीलाल मीणा ने कविता शर्मा पर छात्रों और उनके माता पिता को परेशान करने का आरोप लगाया। घटना के अगले दिन किरोड़ीलाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री से सीआई की शिकायत की थी और गलत तरीके से नौकरी लेने के आरोप लगाए थे। महिला ने किरोड़ी से कहा, पुलिस रात को क्यों कमरे पर आती है। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा महिला को समझाने की कोशिश करते रहे। इस दौरान पास में मेषनगर थाने की सीआई कविता शर्मा भी पास ही खड़ी महिला मंत्री के घर पहुंचने और सीआई पर चिल्लाने का लेकर काफी नाराज थी। बुजुर्ग महिला गुस्सा करते हुए बोली, आप मंत्री हो, मैं भी पार्षद रही हूँ, आप कैसी बात कर रहे हो। आज की तीसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले दिन शनिवार को विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर वॉकआउट किया। आज सभी 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी। 173 विधायकों ने शपथ ली। इनमें समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और रईस शेख भी शामिल है। सपा महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी में शामिल है। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं भी लोगों ने इस जीत का जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर शक है। विपक्ष के वॉकआउट पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, चुनाव हुआ और लोगों ने हमें जिताया, अभी वॉकआउट से कुछ नहीं होने वाला। अगर विपक्ष को कुछ करना है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, वहां भी न्याय नहीं मिलता तो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। 115 विधायकों को शपथ लेना बाकी है। इनमें ज्यादातर विपक्ष के। महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सेशन 8 दिसंबर के लिए स्थगित किया गया। आज की चौथी बड़ी खबर, नागौर सांसद व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों पर लोकसभा में नाराजगी जताई। लोकसभा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तकनीकी खामियों से हो रही दुर्घटनाओं से जुड़ा प्रश्न सूचीबद्ध था, जिसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। इस जवाब के पूर्व प्रश्न में सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के विभिन्न जिलों से गुजरे ऐसे एक्सप्रेसवे के लिए कम दामों में अव्याप्त की गई सिंचित भूमि का पर्याप्त मुआवजा न देने व तकनीकी खामियों की वजह 150 से अधिक मौतें होने का मामला उठाया। आज की 5वीं बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में बीएसएफ की स्थापना दिवस में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस के पास लोहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि चर्चिल ने कहा था कि आजादी के बाद भारत खंड खंड होगा। सरदार पटेल ने उनके इस कथन को गलत साबित कर दिया। शाह ने कहा,
कहा, सरदार पटेल कदाचित इतिहास में एक ऐसा पृष्ठ है जिसके साथ ने इतिहास ने न्याय किया ना देश ने। उस महान व्यक्ति की गुण, त्याग, बलिदान और उसकी कर्मठता, दूरदर्शिता का सफल आज देश को चखने के लिए मिल रहा है। भाजपा का शासन आने के पहले उन्हें उचित सम्मान और उचित स्थान भी नहीं मिला। इतने साल हो गए, एक परिवार की भक्ति में रची बची कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल का एक स्मारक भी नहीं बना पाई। शाह ने रविवार को जोधपुर में सर्किट हाउस के पास केवड़िया कॉलोनी में सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। आज की छठी बड़ी खबर, अब गांवों की सरकार यानी पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण अंचल में हलचल बढ़ने लगी। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों की स्थापना और निर्वाचन नामावलियों की तैयारी के लिए प्रगणकों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के मद्देनजर गांवों में इस बात की चर्चा चल रही है कि आगामी चुनाव पूर्व की तरह होंगे या फिर वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ करवाए जाएंगे, इसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदान केंद्र स्थापित किए जाए। प्रत्येक बूथ में 1100 से अधिक मतदाता नहीं होंगे और संपूर्ण वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा। अलग अलग बूथों पर मतदाता नहीं बांटे जाएंगे। मतदान बूथों की क्रमशः पंचायत समितिवार होगी और सभी मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोग जल्द ही जारी करेगा। इन पुनरीक्षण में 1 जनवरी 2025 की एयरता तिथि को ध्यान में रखा जाएगा। पंचायत की वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रगणकों की आवश्यकता होगी। प्रगणकों की संख्या के आंकलन के लिए गत आम चुनाव स्थापित रक्तदान केंद्रों की संख्या को आधार बनाया जा रहा है। आज की 7वीं बड़ी खबर, राजस्थान की भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल 15 दिसंबर को पूरा होगा। इस मौके प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सम्मुख पेश करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को अधिकारियों के साथ इन कार्यक्रमों में प्रस्तावित नई योजनाओं को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि रोजगार उत्सव में सरकार युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ नई भर्तियों की सौगात भी देगी। इससे लगभग 1,05,000 युवा लाभान्वित होंगे। अपनी पहली वर्षगांठ पर सरकार 1 लाख लखपति दीदी का भी सम्मान करेगी। इसके अलावा 10,000 स्वयं सहायता समूह का 15,000 रुपए प्रति समूह, रिवॉल्विंग फंड का हस्तांतरण, बालिकाओं को स्कूटी वितरण, महिला हेल्पलाइन ऐप का शुभारंभ, नेमो ड्रोन दीदी का सम्मान, राष्ट्र की पोर्टल की शुरुआत जैसे कई कार्यक्रम होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।